ये कौन सा लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का? फोर्थ आई गेस, है ना? फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स भी सीखे थे, राइट? सेकेंड लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर का रिमेनिंग रूल हमने कवर किया था, और फिर हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल आयन है, इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और उसमें पहला एप्लीकेशन क्या था? ऑब्वियसली टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अननोन एलिमेंट इन द कंपाउंड और आयन और स्पीसीज, है ना? यही पढ़ा था। नोइंग द सेट ऑफ रूल्स, जिसमें कल लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स का भी हमने पढ़ा है, तो अगर वो सब ढंग से रिवीजन नहीं है तो फिर टैप टेस्ट के सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है? पहले ही बता रहा हूँ, एकदम मॉड्यूल सॉरी जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, वो एकदम अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन। सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग आ गए थे कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पता करने से पहले मैंने ये पहले समझाया आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बोला एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गई तो गिवन कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एटम की रिडक्शन हुई। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है ना, आयरन +3 से 0 पे जा रहा है, तो आयरन की रिडक्शन हुई है +3 की। फेरिक आयन +3 इलेक्ट्रॉन गिव आयरन, तो यहाँ पे फेरिक आयन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेरिक आयन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही होता था, बोलो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द स्पीसीज अंडरगोइंग रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही बोला था। कोई भी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड या आयन में किसी भी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई से लो में जाएगी, क्योंकि पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई थी, और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो चली गई। जैसे कल जो एग्जांपल बताया था इसमें कि Fe+3 इलेक्ट्रॉन, तो चलो ये कंपाउंड नहीं है, एक इंडिविजुअल आयन है, तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई ना, 3 से 0 गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। F2+2 इलेक्ट्रॉन 2F-, तो 0 से -1 गया ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? कम हो गई। उसी तरह से MnO4- मान लो Mn+2 में गया, तो अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे कमांड किया है तो MnO4- में मैग्नीज +7 पे होता है और ये +2 पे है, तो अभी भी कम हुआ ना। तो अभी भी कम हुआ तो ये है रिडक्शन, और ये खुद क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा द स्पीसीज अंडरगोइंग रिडक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कंपाउंड में किसी ना किसी एटम का या स्पीसीज में किसी ना किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा, प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? रिएक्टेंट का क्या बोल सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा। रिएक्टेंट में सबका नहीं, किसी ना किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाई होगा। और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा। ये एकदम नॉर्मल बातें याद रख सकते हैं। प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा, रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा। मतलब बोल सकते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? अब मैंने बोला था ये तो डेफिनेशंस है, लेकिन हम कैसे पता करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करें? तो 9-10 में ये लेबल तो है अपने पास कि अगर हमें पता चल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नॉन मेटल मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इस तरह की बातें। यस अनु, गुड टू गो। हम बोल सकते हैं केटायंस आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? केटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और केटायन को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिल सकता है? केटायन इलेक्ट्रॉन को तो खुद अट्रैक्ट करेगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन के पास लाना है उसका, जैसे दो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे ही ना। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड केटायन। तो नॉन मेटल्स आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केटायंस आर जनरली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आइडेंटिफिकेशन का,
ये तो 9-10 के बेसिस पे बोलना शुरू कर दिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन था, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं वो लाइन सुनना चाह रहा हूँ। हाँ बताओ नाइसा, क्या लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन? कल लिखवा के भेजा है, एक लाइन लिखवाया था। अच्छा तुम तो पक्का बता दोगे, चलो बोलो, प्लीज बोल दो। लास्ट क्लास लिखवाया था हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर्या नहीं, आकांक्षा बोलो। कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन इन विच सेंट्रल एटम इज एट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट पे है, मैक्सिमम पे जा चुका है, मैक्सिमम पे तब जाता है जब उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर, अब उसके पास कुछ और देने को है नहीं, वो हमेशा करेगा तो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये लाइन पता नहीं क्यों नहीं, इसमें 10 क्वेश्चन लास्ट क्लास किया हमने, 5-7 क्वेश्चन, और वो लाइन याद नहीं है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं करते, है ना, जो बोलते हैं ना लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज करके आइए, वो करते ही नहीं है। ठीक है, खैर वो तो, मैं इसमें देखो, मैं इसमें स्ट्रेस में नहीं जा सकता, सीधा बोल रहा हूँ, मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर सकता कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने क्या बोला, जो चीज मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं वो ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं तो मुझे ओवर थिंकिंग होगी। मैंने लास्ट क्लास बोला है, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं ईमानदारी से चीजें करा दूं यहाँ पे सिलेबस, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दैट केस कि हाँ भाई करा देते हैं, अच्छे से सब लिखा के भेजते हैं। तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो तुम्हारा कंट्रोल में है, तुम देख लो। मैं उसमें बहुत ज्यादा, मतलब होता क्या है ना, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बैच को लेके, तुम लोगों के हैबिट को लेके, कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैसे क्यों नहीं करते। फिर मैं सोचता हूँ अरे नहीं नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में डेली होमवर्क देना, मेरे कंट्रोल में डेली उनको बताना कि तुम गलत कर रहे हो, और मेरे कंट्रोल में अच्छे से टॉपिक पढ़ा देना। मैं वो काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम इज एट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली ऑक्सीडाइजिंग होगा। फिर रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या बात हो सकती है, कल बताया था रिड्यूसिंग एजेंट्स। जनरली रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम 2+, इसमें ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, जो रिड्यूस होता है उसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन है। द स्पीसीज विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन आर रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे दिख रहा होगा मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। उसी तरह से अगर मान लो तुम कोई एनायन ले लेते हो, तो उस केस में भी ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। 2Cl- से अगर Cl2 बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Cl- को रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या प्रॉब्लम, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है ना, बस डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है। कभी कभी ऐसा भी होता है, Hi से मान लो I2 बन गया, तो आयोडीन यहाँ -1 पे है या 0 पे है। यहाँ पे भी देखो, ये 0 पे है, ये +2 पे है। तो जब भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, -1 से 0 जा रहा है, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा -1 से 0 जा रहा है, देख लो, व्हेनेवर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना बच्चे। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। मेरी बात आ रही समझ में। द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें तुम चाहो तो एक एग्जांपल ये ले सकते हो, H2S मान लो SO3 में जा रहा है, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे ही बता दिया। H2S कहाँ जा रहा है, तो यहाँ सल्फर -2 पे है और यहाँ पे +6 पे है, देखो तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। सो रिड्यूसिंग एजेंट का 9-10 के बेसिस पे, अब चलो एग्जांपल में बात करते हैं। क्या मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट? डेफिनेशन जैसे हम बोलते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मोर मेटालिक मतलब मोर रिएक्टिविटी, मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है कि नहीं। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या एनायंस भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? जनरली एनायंस जो है इलेक्ट्रॉन रिच है,
और उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन सारे एनायन लूज नहीं करते, जैसे F माइनस नहीं लूज करता, Cl माइनस भी यहाँ लिख दिया है, लेकिन उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। Cl माइनस अपने आप में स्टेबल, आप जानते हो, पता है Cl से Cl माइनस जब बना था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम था। हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? क्लोरीन फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर था अगर याद हो तो पीरियोडिक टेबल में। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। हेलोजेंस आर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरल स्टेटमेंट है, तो बोलेंगे हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोजेंस आर ये सब मरा सारा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है। जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नहीं चाहिए उसकी। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि अभी कैसे आइडेंटिफाई करें रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। तो किसी भी कंपाउंड एलिमेंट आयन में अगर सेंट्रल एटम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना, कहां पर, ये भी लास्ट क्लास लिखा के भेजा है कि इफ सेंट्रल एटम्स आर एट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ मिनिमम पे है, सल्फर -2 बर्दाश्त कर सकता है और -2 पे है, तो क्या फर्दर वो इलेक्ट्रॉन लेके -3 पे जा सकता है? इलेक्ट्रॉन लेने की अब तो उसकी चाहत गई। अरे यस नो, सल्फर -2 मिनिमम जा सकता है और वो -2 पे जा चुका है। अब किसी रिएक्शन में फर्दर वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? दो ही बातें, अब या तो कुछ नहीं करेगा या अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। गुड टू गो। सल्फर अगर -2 पे है तो क्या वो फर्दर इलेक्ट्रॉन लेगा? -2 पे तो फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। इसीलिए मिनिमम पे है तो क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट। और मैक्सिमम पे है तो, है ना, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन में किसी ना किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन में किसी ना किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन था। अच्छा, लास्ट क्लास जाते हुए ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन में कोई सेंट्रल एटम इंटरमीडिएट पे है, मैक्सिमम पे भी नहीं है मिनिमम पे भी नहीं है ना, जैसे आपको याद होगा ऑक्सीजन -2, है ना, -1 -हाफ 0 +1 +2 सब चलता है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन -2 पे है, कहां पे है -2? ऑब्वियसली वाटर में, और भी जगह पे होगा लेकिन चलो वाटर लिख देता हूं। ऑक्सीजन वाटर में कहां पर है बच्चे? -2 पे, और दोनों हाइड्रोजन। अगर वाटर को बिहेव करना हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? अगर वाटर कभी बिहेव करना चाहे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? मिनिमम पे है, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, आया समझ में? पक्की बात। अरे मिनिमम पे है तो क्या हो जाता है वो? अच्छा, एक कंपाउंड है OF2, इसमें ऑक्सीजन +2 पे जा चुका है, अगर इसको बिहेव करना होता, ऑक्सीजन मैक्सिमम +2 बर्दाश्त कर सकता है और +2 पे जा चुका है, हाईएस्ट पे जा चुका है। अब अगर किसी रिएक्शन में इसको कुछ बनने का मन है तो ऑक्सीडाइजिंग बनेगा या रिड्यूसिंग बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग बनेगा। आया समझ में? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन अपने इंटरमीडिएट पे होता है, जैसे H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन ना ही मैक्सिमम पे है ना ही मिनिमम पे। आ रहा है समझ में? मैक्सिमम पे भी नहीं है और मिनिमम पे भी नहीं है। कोई बोले ये अगर कुछ बनना चाहे तो क्या बन सकता है? तो लास्ट क्लास ये लिखवाया था कि जनरली अगर किसी कंपाउंड में आयन में एटम हाईएस्ट पे भी नहीं है लोएस्ट पे भी नहीं है, इंटरमीडिएट है कहीं, तो दैट कैन बिहेव एज बोथ। मस्ट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको आंसर टिक करके आना बोथ। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या टिक करके आना है आपको? बोथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं?
अगर वाटर आ जाता तो क्या टिक करके आते, रिड्यूसिंग, ये आ जाता तो ऑक्सीडाइजिंग। मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए उसी को। लेक्चर यहाँ तक शायद हमने लास्ट क्लास किया था, उसको फिर से रिवाइज करा दिया है ना। ठीक है, और शायद ये टेबल में लिखा हुआ है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। उसमें वो लाइन अभी जो नहीं बोल पा रहे थे वो लिख के गए होंगे शायद। ठीक है, उसको दोबारा एक बार देख लो, नहीं लिखा हुआ तो लिखो कॉपी में। ठीक है, तुम्हारा रेडॉक्स का ये तीसरा चौथा लेक्चर है, सबका नोट्स कहाँ है? घर पे अलग से लिखते हो नोट्स? ओके ठीक है। पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग होता है ना कि मतलब कुछ गलत हो गया, मार्क्स कम आ गए, तो फिर सामने इंजाम लगा, सर छुट्टी नहीं था ना सर इसलिए हो गया, सर पढ़ नहीं पाए ना, छुट्टी ही नहीं था सर इसलिए मार्क्स नहीं आए। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसको एहसास होना चाहिए कि उसके मार्क्स कम आए हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं, हो गया ले लिया। हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, और टाइम निकाल के पढ़ते हैं लोग। खैर, आइडेंटिफाई करते हैं। एच आई क्या है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? देखो एच आई में जनरली हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा मत सोचो। आयोडीन -1 पे है ना बच्चे, तो रिड्यूसिंग हो गया। वो टेबल याद करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला एक टेबल लिखा है मैंने क्लास में कि किसका मैक्सिमम क्या है ना। MnO2 क्या है बताना, बोथ, वेरी गुड। मैग्नीज का आप देखना 0 से 7 लिखा है, मैग्नीज कहां से कहां जा सकता है, 0 से 7। जनरली मेटल है, सिर्फ मैग्नीज है तो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, लूज ही करेगा, है ना। +7 पे एक यही एग्जांपल है हमारे पास +7 के लिए, KMnO4। KMnO4 में जो छुपा हुआ आयन है वो क्या है ना, KMnO4 में जो छुपा हुआ आयन वो क्या है, MnO4 माइनस। समझ गए? तो ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन कहीं बीच वाला ले लिया, MnO2 ले लिया, +4 पे, मैक्सिमम पे भी नहीं है, मिनिमम पे भी नहीं। अभी जस्ट सिखाया था, बोथ बोल दें, बोलो। HNO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? HNO2। अब नाइट्रोजन का औकात देखें, -3 +5, क्लास में लिखा हुआ है। अब देखो तुम्हें इतना पावर चाहिए कि तुरंत तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये +3 आएगा, इसीलिए उधर कमांड कराया है, मेहनत इसीलिए करवाया उसमें कि नहीं भाई ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट नहीं है सर। अब पूछो किसी अननोन का, बता देंगे तुरंत, एक तो मेथड 1 से या फिर स्ट्रक्चर बना के। क्लियर है? तो ये हो गया फिर से क्या, बोथ। जैसे यहां पे अगर मान लो अमोनिया होता, तो अमोनिया में नाइट्रोजन -3 पे, तो इसको रिड्यूसिंग बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग? मिनिमम पे है। नाइट्रिक एसिड HNO3 +5 पे जा चुका है ऑलरेडी, क्या बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे नाइट्रस एसिड आ गया, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, तो ये बीच में है ना, मैक्सिमम मिनिमम पे नहीं है, तो क्या बोल देंगे, हो सकता है ये मिनिमम पे जाए या किसी कंडीशन पे मैक्सिमम पे जाए। देखो हो सकता है दोनों, लेकिन डिपेंड करता है किससे रिएक्ट कर रहा है। अगर मान लो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है तो इसको फिर बनना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक समझ रहे हैं सब लोग? टाइम नहीं दूंगा लिखने का मैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना, एकदम एक्टिव रहना है। अभी टेस्ट में 4-5 क्वेश्चन अगर इस तरह के होंगे और गलत हुआ तो मैं इस बार एनालाइज करूंगा पेपर को और सेस में थप्पड़ लगाऊंगा। जब क्लास में डिस्कस हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों गलत हो रहा है ना। और अब इस बार तो सोच रहा हूँ ऐसा करेंगे कि टैब टेस्ट का पेपर लेके पेरेंट्स के साथ बैठ जाएंगे क्लास कॉपी के साथ, देखिए क्लास कॉपी में ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इधर आया है और ये नहीं बनता है आपके बच्चे से, है ना। ओके, क्रोमियम का मैक्सिमम जनरली कहां तक जाता है, +7 तक। क्रोमियम मैक्सिमम कहां तक जाता है बच्चे, +7 तक, है ना।
और मिनिमम, हालांकि नेगेटिव भी होता है कभी कभी, लेकिन मेटल पे क्या ही नेगेटिव देना, मेटल पे नेगेटिव क्या देना, तो -1 बोल सकते थे, लेकिन चलो 0 पे रख दिया। अब बताओ क्रोमियम में Cr2O3 है, क्या होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? Cr2O3, सिर्फ क्रोमियम है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल है, सिर्फ क्रोमियम है तो 0 पे है ना, बोलिए। अच्छा यहाँ पे Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। और एक और आयन है CrO4-2 क्रोमेट आयन, एक है डाइक्रोमेट और एक है क्रोमेट। तो मैं बताऊं, आप अगर आपने सही में प्रैक्टिस किया ईमानदारी से, तो ये दोनों आपको +6 पे दिखेगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, क्रोमियम 0 से +6 लिखना पहला, तो +7 मत लिखना। डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 पे और क्रोमेट में भी +6 पे दिखेगा, दोनों +6 पे। अब बताओ ये तो रिड्यूसिंग है, ये क्या है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग, राइट, बोलिए। तो ये क्या हो सकता है, बोथ हो सकता है, बोथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने पे है, +3 पे। इतना फास्ट बनना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस के आंसर +3 पे, 3 ऑक्सीजन है। मेथड 1 से निकालना, चलो इसका x मान लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ये करते थे, याद करो। तो x कितना आ जाएगा, +3। मेथड 1 से निकाल, कितना बार प्रैक्टिस किया बता, है ना। इसमें अगर मेथड 1 से निकालना है तो कैसे करोगे, क्रोमियम का x मान लिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज -2, कितना हो जाएगा, +6। सॉल्व करके देखो, तो अगर नहीं आ रहा है तो फटाफट लिख लो साइड में, हाँ से +6 आ गया, समझ में आ गया कैसे, है ना। डाइक्रोमेट का अगर बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बनाओगे ना डाइक्रोमेट का, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चलो इस तरह से बना भी लेते हैं। ईच क्रोमियम इज हैविंग 6 बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, 6 है, देखो तो हर क्रोमियम का 6 बॉन्ड है विथ ऑक्सीजन, देख लो। इसीलिए ये क्रोमियम +6 पे और ये भी +6 पे, ये है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में देखो ना, टोटल -2 जो है वो ऑक्सीजन पे एक एक इंडिविजुअल। और क्रोमेट बनाना होता तो क्रोमेट में देखो, ये है क्रोमेट, दिस इज क्रोमेट, क्रोमेट में भी दिख रहा है क्रोमियम ने 6 बॉन्ड बना रखा है ना, बोलिए, ध्यान में आ रहा है बच्चे, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी, ये क्लास 12th में क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट अच्छे से पढ़ना है, समझे, है ना। इस पे, इसी पे मैंने अभी एक छोटा सा ये बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था, अगर देखा होगा तो, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, ये स्ट्रक्चर है, ये पता है, ये 12th में पढ़ना है। क्रोमेट विल बी ऑरेंज इन कलर, डाइक्रोमेट, इस कलर चेंज को बेस्ड ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हम आइए ऑब्जर्व करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। क्रोमेट आयन येलो इन कलर होता है, ये क्रोमेट है, येलो होता है वो, इसमें H2SO4 डालते हैं तो ऑरेंज हो जाता है। 12th में डीएनए ब्लॉक में पढ़ना है, देखो फिर से अगर बेस डालोगे तो बैक टू येलो हो जाएगा, देखो येलो, ये एसिडिक में ज्यादा स्टेबल है और ये बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल, दोनों में इक्विलिब्रियम होता है, समझ गए ना, क्लियर है। तो चलो ठीक है, इससे पता चल गया कि क्रोमेट डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कम से कम याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं बच्चे, लिखो, टू कंपेयर acidic strength, to compare, third application, compare acidic strength of oxides and oxyacids, है ना। देखो, acidic strength directly proportional to
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोस्टली मेटल भी बोल सकते हो, जनरली नॉन मेटल होता है। आपको पीरियोडिक में बताया गया था नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नॉन मेटालिक है ना। मेटल्स भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है, नॉन मेटल्स या मेटल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, और ऑक्सी एसिड के केस में भी, ये तो ऑक्साइड्स के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स में भी क्या बोल देंगे, प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, दोनों ही है। तो पहले तो ऑक्साइड्स क्या है आपको पता है, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। तो सबसे पहले नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। मान लो N2O है, NO है, N2O3, NO2 और N2O5। मान लो अगर आपसे पूछा कि बताइए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है। सेम क्वेश्चन पीरियोडिक में भी पढ़ा है, अभी दोबारा कर रहा हूं। आप फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे ना बच्चे, तो N2O और NO तो मैंने बताया है न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, क्लास में बताया गया ये दोनों क्या होता है, ये +1 पे है, ये +2 पे है, +3, +4, +5। तो ये देखो मेरे पास अभी तुरंत ये पावर आ गया कि मैं फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख पा रहा हूँ। ऑक्सीजन का तो बाय डिफॉल्ट हर जगह पे -2 है, कुछ नहीं दिया हो तो ऑक्सीजन का क्या मानते हैं हमेशा, 99.99 केसेस में ऑक्सीजन का क्या मानते हैं, तो ऑक्सीजन का तो मुझे लिखना ही नहीं है, मुझे पता है -2 है। यहाँ 5 ऑक्सीजन है, -10 हुआ, तो 2 नाइट्रोजन मिला के +10 चाहिए, तो पर नाइट्रोजन कितना चाहिए, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन और है इसी में, मान लो CONCO2, CO2 इसमें +2 पे है और इसमें +4 पे है, देखो नहीं। इसी में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ लिया SO2 SO3, SO3 वेरी गुड, है ना। मैं बताऊं एक चीज समझना, ऑक्सी एसिड अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन पता है इसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसमें पानी डाल दो, वाटर ऐड कर दो, ये एनहाइड्रस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, एनहाइड्राइड, ये क्या है, इसमें आप वाटर ऐड करके देखो क्या बनेगा, H2SO4, H2SO4। नहीं वो तो हो जाएगा जो भी है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो इसमें वाटर डालने के बाद H2SO4 बना, और हमारे पास कम से कम 9-10 से एक स्टोरी तो जरूर है कि H2SO4 एसिड है, 9-10 से एक और स्टोरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, अरे है या नहीं। तो अगर ये एसिड है तो ये एसिड बना किससे, SO3 से। तो SO3 भी कैसा ऑक्साइड है, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड SO3 है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि पानी ऐड करने से वो क्या दे रहा है, एसिड दे रहा है ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो पीरियोडिक का ही रिवीजन जैसा चल रहा है, मैं बता दूं, पीरियोडिक में जो ऑक्साइड्स का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ा था, पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें बोला था कि अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, राइट, ठीक है ना। इसी में क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं फॉस्फोरस का, P2O3 P2O5, तो ऑब्वियसली इजी है। पता है इससे जो एसिड बनता है ना वो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक, समझ गए ना। इससे जो एसिड बनता है वो फॉस्फोरस एसिड है, H3PO3, समझ गए। लेकिन ठीक है, अगर ऑक्साइड्स में आ गया तो ये आंसर करके आना है, ठीक है। ऑक्साइड्स में आ गया तो यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़े, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर तुमसे पूछ दिया MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, MnO3, Mn2O7,
मैग्नीज का मान लो इतने सारे ऑक्साइड्स हैं, तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप होने वाले हो तुम। मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होता है ना, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये मेटल, मैग्नीज मेटल है, उसके ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट बैठाना, मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक नहीं होता, कुछ मेटालिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी है, जैसे BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3, ZnO, ये सब मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। और कुछ मेटालिक ऑक्साइड ना हाईली एसिडिक भी है, स्पेशली जब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है तो मेटालिक ऑक्साइड क्या बन जाता है, एसिडिक। अगर बोलता कि ये बेसिक है एसिडिक है तो बोल देते ये बेसिक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ना। मेटालिक ऑक्साइड्स आर नॉट ऑलवेज बेसिक, sometimes amphoteric, and some metallic oxide in which oxidation state of metal is very high, acidic. मेटालिक ऑक्साइड जैसे मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेसिक हो सकता है, जैसे ये बेसिक हो सकता है, ये भी बेसिक हो सकता है, समझ गए। +4 +5 +6 +7, तो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए, क्लियर है, यहां तक समझ गए सब लोग। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड बेसिक, few metallic oxide and few metallic oxide in which metal is at very high oxidation state, acidic। पता है इसमें पानी डालने से ना HMnO4 बनता है, मैग्निक एसिड बोलते हैं इसको, ये भी एक एसिड है जैसे H2SO4 होता है, मैग्निक एसिड, समझ गए। तो ऑब्वियसली ये दिमाग में बैठा लेना कि मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होगा, ये गलत होगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। वाटर ऐड किया तो ये बन गया एक ऑक्सी एसिड जैसा बन गया, जैसे SO3 में वाटर ऐड किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना था, मैग्निक एसिड है ना। हाँ ऑक्सी एसिड है। अभी ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन भी समझा देता हूं तुम्हें, ठीक है। ऑक्सी एसिड अब क्या होता है समझना है। ऑक्सी एसिड में मोस्टली सेंट्रल एटम जो होगा नॉन मेटल होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली है ना, ठीक है। एटलीस्ट 1 OH ग्रुप होगा, एटलीस्ट 1 OH ग्रुप होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, है ना। मतलब जो सेंट्रल एटम मान लो यहाँ Y है, तो देखो Y जुड़ा होगा OH से, 1 2 3 4 बहुत सारे। एट द सेम टाइम Y एक OH तो होगा, हो सकता है डबल बॉन्ड O हो जाए, ऐसा भी, ये भी ऑक्सी एसिड है। डबल बॉन्ड O हो सकता है, चलेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 OH हो जाए और एक ऐसा हो जाए, ये भी ऑक्सी एसिड है ना। ऑक्सी एसिड में हो सकता है कि 3 OH हो जाए, 3 OH, एटलीस्ट 1 OH लिखा है ना। अच्छा कभी कभी ऑक्सी एसिड ऐसा हो सकता है कि 3 OH हो जाए और एक O भी हो, दीज आर ऑक्सी एसिड्स। क्या है ऑक्सी एसिड समझ में है, बॉन्डिंग हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए। Y सिर्फ OH से जुड़ा हो तो भी ऑक्सी एसिड है, Y OH एक OH से जुड़ा है और एक डबल बॉन्ड O से जुड़ा है तो भी ऑक्सी एसिड है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि Y 2 बार इससे जुड़ा है तो ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ऑक्साइड है। यहाँ क्या चाहिए हमें, कम से कम एक OH तो चाहिए, क्लियर है, दिस इज ऑक्सी एसिड। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार डबल बॉन्ड O है और 2 बार OH है। पता है सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर है, सल्फर बीच में होता है, 2 OO और 2 OH होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। व्हाट इज ऑक्सी एसिड, गॉट इट सब लोग। मोस्टली सेंट्रल एटम नॉन मेटल होगा और वो किससे जुड़ा होगा, एटलीस्ट 1 OH से, है ना, या फिर 2 OH से, या 3 या 4 या 5। एट द सेम टाइम जो डबल बॉन्ड O है वो एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है ना। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि
डबल बॉन्ड O में और मे नॉट बी देयर, है ना। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक, 0 1 2 3 4, डबल बॉन्ड O भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन OH तो एक चाहिए, 0 नहीं चाहिए। OH कितना चाहिए? एक चाहिए। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ में आया ऑक्सी एसिड का? बढ़िया। इसके भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? Y के ऑक्सीडेशन नंबर। अभी लिखा है ना वहां पे, ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, नहीं लिखा है? तो इन सब में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया जाता, ऑक्सी एसिड्स आर नोन टू गिव H+। देखो ना, ये जो OH लिया था ना बच्चे, यही वाला OH एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ऑक्सी एसिड किसके लिए जाना चाहता है? H+ देने के लिए। लेकिन कौन सा ऑक्सी एसिड पहले H+ देगा, ये डिसाइड होता है Y के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Y के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं। क्लियर है मेरी बात? समझ? ऑक्सी एसिड का इंट्रोडक्शन समझ में है? देखो पीरियोडिक के समय ना बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं था ना, कुछ आता ही नहीं था बॉन्डिंग के बारे में, तो वहां थोड़ा दिक्कत होती थी। अभी बॉन्डिंग के बाद रिडॉक्स पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बना रहा है, 2 सिग्मा क्यों बना रहा है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्यों जुड़ा है, हमें बॉन्डिंग का आइडिया है अभी, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। ऑक्सी एसिड का इंट्रोडक्शन में इतना काफी होगा बच्चे, ठीक है। अब ऑक्सी एसिड से जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है तुमसे कि बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड में H2SO3 और H2SO4, है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं तुम्हें। इसमें 2 OH ग्रुप है और इसमें भी 2 OH ग्रुप है। दोनों में देखो Y के जगह पे सल्फर है, ये +4 पे है और ये +6 पे, डाउट ही नहीं है ना। सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, +4 +6, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एंड दैट इज सल्फ्यूरिक। मुझे लगता है नाम भी लिखना चाहिए आपको, है ना। HNO2 HNO3 HNO2 HNO3, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना बच्चे, देखो ये स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन की जगह Y जो है नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O और एक OH है। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अगर किसी को आइडिया हो मेरा क्लास सही से बॉन्डिंग वाला, तो एक सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है नाइट्रिक एसिड में, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है, नाइट्रेट आयन में भी एक सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है ना। ये H+ निकल गया तो क्या बनता है, यहाँ से H+ निकल गया ना तो NO2- बनेगा, नाइट्राइट आयन क्या बनता है? नाइट्राइट। और यहां से H+ निकल गया तो NO3- बनेगा, नाइट्रेट। क्या बनेगा? नाइट्रेट। लिखो तो बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, जल्दी बोलिए। HNO3, वेरी गुड। उसी तरह से अगर मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ लिखे, ये देखो क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत बार आया है, ये JEE एडवांस तक में क्वेश्चन आ रखा है। वेरी गुड, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना, ये +1 है, ये +3, ये +5 और ये +7, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा डायग्राम भी बना देता हूँ। यहाँ इस तरह से लिखा है, इट डजंट मीन कि तुम इस तरह से बॉन्ड बना रहे हो। कभी कभी लोग इस तरह से गलती करते हैं, ऐसे बना दिया। ऑक्सीजन कब से सिंगल बॉन्ड बनाने लगा? अरे यस नो, ये नहीं है बच्चे, क्लोरीन यहाँ पे है और ऐसा है। देखो तरीके से लिखना चाहिए ClOH, लेकिन लिखते कैसे HClO? तरीके से क्या लिखना चाहिए? ClOH, लेकिन लिखते कैसे हैं? HClO, है ना। तो ये सही स्ट्रक्चर है, ये गलत है, समझ गए? अच्छा, इसमें Cl, एक OH और एक डबल बॉन्ड हो। अच्छी बात है, Cl के साथ एक OH तो रखो, बाकी जितना ऑक्सीजन बचता है डबल बॉन्ड से जोड़ते जाओ। जैसे इस वाले में है ना, Cl को एक ऐसा, 2 ऑक्सीजन बचे हैं ना बच्चे, एक OH आ गया ऐसा, देखा। इस वाले में कैसा स्ट्रक्चर बना दोगे? वेरी गुड।
जिसको नाम लिखने में इंटरेस्टेड है वो नाम भी मैं बता देता हूं। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस पहला वाला हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। समझ गए? हालांकि ये नाम कैसे लिखते हैं ऑक्सी एसिड का, इस पे भी 3-4 घंटे की क्लास होती है। हाँ, ऑक्सी एसिड की नेमिंग है ना, लेकिन अभी वो नहीं कराएंगे, फिर पता चला रेडॉक्स नहीं हो रहा है। ओके, सो ऑक्सी एसिड समझ में आ गया आप लोगों को थोड़ा बहुत? बोलिए, ऑक्सी एसिड क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कंपेयर करते हैं, सबको आ गया समझ में? बढ़िया। इसमें ना क्वेश्चंस थोड़ा और ज्यादा करना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पार्ट और बता देता हूं। जैसे अगर बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन लिख लेना, S3PO2, S3PO3, S3PO4। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ में आ गया तो ये रिवर्स है, इसके लॉजिक पता करके लाना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिवर्स है, जो कंसेप्ट लिखा है उससे अलग है। +1, +3, +5। देखो +5 वाला लीस्ट एसिडिक है, इसके लॉजिक पता करके लाना, ठीक है? एक होमवर्क दिया हुआ ये बस। अच्छा, उसके बाद देखो अगर बेसिक स्ट्रेंथ आ गया तो 1 बाय ऑक्सीडेशन स्टेट कर देना। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड दोनों का बात करो, पीरियोडिक में पढ़ा है बच्चे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड भी पूछ दिया और हाइड्रोक्साइड भी पूछ दिया तो भी यही बोलना, ठीक है? जैसे मान लो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है Li2O एंड BeO, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा बेसिक है। ऑक्सीडेशन से इनवर्स, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका अपोजिट लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और इन केस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा मेटल का तो लेस बेसिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा तो, है ना? जैसे मान लो Na2O, MgO, Al2O3, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ +1, +2, +3 क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ? इनवर्स बोल दिया ना, है ना? यहीं पे अगर हाइड्रोक्साइड रहता तो मान लो NaOH, MgOH2, AlOH3, सेम हाइड्रोक्साइड में भी मेटल पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +1, +2, +3। आपको देखो बताने का जरूरत नहीं, आपको पता है ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, लेकिन ये क्या है, एसिडिक बेसिक दोनों है। आपने फिर से वो रट लो, जितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जरूर याद कर लो, ठीक है? ये वाला भी एम्फोटेरिक है, आपको पता है? और अगर ऑक्साइड एम्फोटेरिक है ना तो हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है ना? अगर मान लो यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है तो आंसर ये है, नो डाउट। और ये भी एम्फोटेरिक है, क्योंकि ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, इसको लिख के रख लीजिए। समझ में? थर्ड एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। गुड टू गो, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखो। फोर्थ है क्या? मतलब थर्ड में ही रख लो, टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, या फोर्थ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ लिख दो, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, उसमें ये लिख लेना। वो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओ। होगी पाँव के नीचे जन्नत होगी, गाना बज रहा है। हाँ, मोरलेस ऐसा ही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर खोज के लाना। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर अलग है इसलिए। हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर है पहले तो बता दूं, ये मोनोबेसिक एसिड है, एक ही H+ देता है,
H प्लस के फॉर्म में हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, नाम भी लिख सकते हो। हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरस सिर्फ एक H प्लस देता है तीन में से। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड 2 H प्लस दे सकता है। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है फॉस्फोरस से वो एसिडिक नहीं है, और इस वाले में तीनों हाइड्रोजन एसिडिक के फॉर्म में आ सकता है बाहर। समझे? द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर एसिडिक इन नेचर, कैन कम इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, लेकिन एक बार अच्छे से लिख के लाइए क्या एग्जैक्ट रीजन है। एक चीज और ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से याद कर लो। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। कौन कितना H प्लस दे सकता है वो ध्यान में रख सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल समझ में आ गया। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट रिवीजन है आज का, ये भी होमवर्क है। आप पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस करके आइए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स वाले, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाले, पूरा केमिकल प्रॉपर्टी रट के आइए पीरियोडिक टेबल का। केमिकल, फिजिकल नहीं। फिजिकल में 3 प्रॉपर्टी, 4 थे, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 प्रॉपर्टी अलग से हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो इस एप्लीकेशन पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा दिया रहता है, आपके मॉड्यूल में ही सवाल है 47, है ना, ऐसा दिया हुआ है बच्चे कि एक कंपाउंड में ए बी सी 3 एलिमेंट है, और उस कंपाउंड में ए का पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बी का +5 है, और सी का -2 है ना। 47 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 109। बोला जा रहा है कि इस केस में आप बता दीजिए हमें कि फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A, B, C, and in that compound the oxidation state of per atom A, B, C are +2, +2, +5 and -2. Then what can be the formula? तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, आप जो भी यहां लोगे एटॉमिसिटी, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है ना, एटॉमिसिटी इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट, समेशन क्या आना चाहिए? 0 आना। कंसेप्ट ये है। कंसेप्ट क्या है? एटॉमिसिटी, जो भी मान लो ए का, अगर तुमने ए का ले लिया 3 मान लो, या ए का जो है मान लो तुमने एक ही लिया, सपोज बी का 2 ले लिया, तो टोटल प्लस हो गए 12। टोटल प्लस कितने हो गए? 12 +2 एंड +5 इंटू 2, टोटल प्लस कितने हो गए? तो माइनस भी कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। तो हमें सी का 6 लेना पड़ेगा। आया समझ में? तो दिस कैन बी द फॉर्मूला। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं ABC3 का होल 2। समझ गए? हाँ, अरे नेट चार्ज हमें 0 रखना है। अच्छा नहीं समझा तो इन सारे ऑप्शन में देखो तो समेशन 0 कहाँ आ रहा है। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? ABC2, तो इसका कितना लिखोगे? एक ए है और उसका कितना है? +2, राइट। बी भी कितना है? बी भी कितना है? एक है और उसका कितना है? +5, और सी कितना है? 2 है और उसका कितना है? -2। क्या ये समेशन 0 आया क्या? ये पूरा ऐड करके 0 आया क्या? तो दिस कैन नॉट बी द फॉर्मूला। ओवरऑल न्यूट्रल होता है ना बच्चे, तो दिस कैन नॉट बी द फॉर्मूला। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? B2AC3 होल 2। तो इसका हम कितना बोल सकते हैं? 2 इंटू +5 प्लस, यहां पे देखो a इंटू 2 ना, तो 2 इंटू +2, राइट। फिर 6 ना, 6 बोलिए क्या लिख दें? 6 इंटू
-2। अब बताओ क्या ये 0 आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? यहाँ पे 10 + 4 14, लेकिन यहाँ -12 है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझे? अरे आपको क्या करना है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका इस तरह से आप, ये बेसिक मैथ्स का सवाल है, इसका कितना और इन सब का कितना कितना ले लेके समेशन 0 आ जाए। उसके 1000 पॉसिबिलिटी होंगे, ऐसे तो नहीं कि एक ही है, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉसिबिलिटी होगा। समझ बात को, एक ही पॉसिबिलिटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शन में कौन सा सही लग रहा है? तो अब थर्ड ऑप्शन चेक करो। थर्ड ऑप्शन क्या है बताओ? A3B मतलब B2C8 ऐसा हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलो, BC4 होल 2 है ना, तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ क्या लिखेंगे? 3 × +2, 2 × +5, 8 × -2। क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल ये सही लग रहा है, आप चेक कर लो। यहां देखो कितना हो गया, 16 + 16 या -16। अरे नहीं समझ पा रहे हो? पक्का पूछना डाउट बच्चे, अगर नहीं समझ, ये सही लग रहा है मेरे को, तो चार ऑप्शन में चेक कर लेंगे ना। बोलिए, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ये तो चलो 47, एक खुद से देता हूं। मान लो बोलते हैं एक कंपाउंड में XYZ है, एक कंपाउंड में XYZ है, ये +1 पे है, ये -3 पे है ना, और ये +2 पे है। क्या फॉर्मूला हो सकता है? बड़ा सिंपल सवाल दिया मैंने। हाँ, एक फॉर्मूला तो यही हो सकता है क्या, XYZ। कैसे? डायरेक्टली देखो, सबका समेशन 0 आ रहा है। अगर तुम चाहो तो और भी फॉर्मूला कर सकते हो, मान लो X2 कर दिया, Y2 है ना, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इसके मल्टीपल में ही चलेगा, 2 2 3 3 बार कर सकते हैं, तो जरूर नहीं है इसको करने का। चलेगा, रहने देते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी में। मान लो ABC है, ये +1 है, ये -3 है, और ये +5 है, तब व्हाट कैन बी द फॉर्मूला? सीख गए क्या? B2, वेरी गुड। हाँ, B2C सही है, सही लग रहा है मेरे को। +1 और यहाँ पे +5 +6 हो गए, और 2 C ले लिए, B 2 ले लिए, तो -6 हो गए। अब सीख गए टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला, टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन में जाते हैं। आई गेस ये 5th एप्लीकेशन था, टू फाइंड द फॉर्मूला। हाँ ठीक है, 4th चलेगा। तुमने एसिडिक बेसिक सब एक साथ रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक बेसिक साथ में रख दिया, राइट, है ना? जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल आते हैं ऐसे, वेरिएशन ही नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, वो तो ऐसे थ्योरी में लिखा दिया गया, हो सकता है एप्लीकेशन कहीं लिखाता भी नहीं गया हो। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए। टू फाइंड इक्विवेलेंट, टू फाइंड इक्विवेलेंट मास, टू फाइंड इक्विवेलेंट मास। ठीक है, देखो यहाँ पे मोल कंसेप्ट 2 का थोड़ा सा पार्ट शुरू हो जाता है ना, रेडॉक्स का बेसिक खत्म हो गया, मोल कंसेप्ट 2 का थोड़ा पार्ट शुरू हो गया, और इसी में आगे चल के लास्ट एप्लीकेशन है, दैट विल बी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट है बच्चे, मतलब तुम्हारे पास अभी फिलहाल ये पावर होना चाहिए कि जो मैं लिखा दे रहा हूं उसको बिना देखे लिख दो, भले ही समझ में आए ना। कभी बोलो कि चलो लिख के बताओ इक्विवेलेंट में क्या क्या सिखाया, पूरा ऐसे ही छाप देना जैसा मैं भी लिखा रहा। गुड टू गो। तो पहले तो ये लिखिए इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन क्या होता है ना। इट इज मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास में लिखिए, इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस which can, it is the mass of any substance which can react with
8 ग्राम ऑफ O2, 8 ग्राम ऑफ O2 या ब्रैकेट में ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, इंग्लिश में ऑक्सीजन बस ऐसा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, Cl2 भी लिख सकते हो, क्लोरीन भी लिख सकते हो, 8 ग्राम ऑफ O2 और 1 ग्राम ऑफ H2 और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। देखो अब बोलोगे सर ये लाइन, ये क्यों कैसे, बस ये लाइन याद रखना, क्यों कैसे का बाद में धीरे धीरे आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन इक्विवेलेंट मास इस तरह से याद रखना है। देखो ऐसा है, मान लो X है और यहाँ O2 है, अगर इसका 8 ग्राम लिया और इसका 20 ग्राम रिएक्ट कर गया, T=0 पे ये दोनों लिया, ऑक्साइड बन गया। क्या फॉर्मूला है नहीं पता, है ना, T=∞ पे दोनों 0 हो चुका है, ये कितना बना है तो ऑब्वियसली 28 ग्राम बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दोनों ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास का सिंबल होता है E, ये कहलाएगा 20 ग्राम। बताओ X का कितना ग्राम 8 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करे वही उसका इक्विवेलेंट मास। गुड टू गो। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम, और सिर्फ यही नहीं बच्चे, ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं कोई ऑक्साइड है और यहाँ Y+O2 बना, ऑक्साइड कितना था हमें नहीं पता, मान लेते हैं X ग्राम था, है ना, और थोड़े समय के बाद ये 0 हो गया और ये बन गया तुम्हारा, मान लेते हैं 12 ग्राम और ये 8 ग्राम बन गया। तो इस केस में भी बोल सकते हो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो, है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लिख दो 20 ग्राम, है ना, ये 0 ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सब्सटेंस का वो मास, है ना, जो 8 ग्राम O2 प्रोड्यूस कर दे, 8 ग्राम O2 प्रोड्यूस कर दे, इसका भी इक्विवेलेंट मास क्या बोलोगे, 20 ग्राम। लेकिन यहां मेटल मत बोलना, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना है, मतलब कोई भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट कर जाए, या फिर किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 बना दे बाय रिएक्टिंग विद समथिंग एल्स। ऐसे भी हो सकता था कि X जो है Y से रिएक्ट करके O2 बना रहा है, 8 ग्राम बना रहा है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब पूरा बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, X Y से रिएक्ट करके O2 बना रहा है और 8 ग्राम बना रहा है। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पे T=0 पे इसका 30 ग्राम है, ये एक्सेस में है, और T=∞ पे ये 0 हो जा रहा है, ये तो एक्सेस में है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे बताओ X का जो मास है, what mass of X react with Y to give 8 ग्राम of O2? 30। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट मास क्या है, 30। मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना है कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करे, वो तो है ही, डेफिनेशन में यही लिखा दिया कि मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ O2 is equivalent mass, but there is another fact definition is also the substance which can produce 8 gram of O2. Mass of the substance which can produce 8 gram of O2, that mass of that substance which can produce 8 gram of O2 या oxygen is also equivalent mass. Directly if the substance react with O2, तो उस सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट कर जाए वो भी उसका इक्विवेलेंट मास है, या फिर किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो YZ से रिएक्ट करके YZ से रिएक्ट करके 8 ग्राम O2 बना दे। गुड टू गो। सेम हर जगह पे ऐसा भी होगा, अगर मान लो ये 20 और ये 1 ग्राम H2 है, तो फिर से बोलेंगे मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ H2 क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ H2 या 8 ग्राम ऑफ O2। क्लियर है? या मास ऑफ सब्सटेंस which can react with something else to produce 1 ग्राम of H2। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे
मान लो कोई मेटल है, वो H2SO4 से रिएक्ट करता है और बनाता है H2 गैस। पूरा बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेटल का मान लो 5 ग्राम है, ये एक्सेस में है, ये 0 है। T इक्वल टू इंफिनिटी पे मैं क्या कर दिया, ये 0 लिख दिया और ये लिख दिया 1 ग्राम। अब बताओ मेटल का वो मास जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है और 1 ग्राम H2 बना रहा है, तो ये मास क्या कहलाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या कहलाएगा, 5 ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो जो डायरेक्टली 1 ग्राम H2 से रिएक्ट कर जाए या फिर किसी और से रिएक्ट करके 1 ग्राम H2 दे दे, दैट इज देयर इक्विवेलेंट। मैं जिस अंदाज में समझा रहा हूं उसी अंदाज में आपको एक्सप्लेन करना है, भले ही आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है चलेगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लो मोलर मास का डेफिनेशन आपके पास है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। शुरू में पढ़ाया था, याद करो, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास, इट इज द मास ऑफ 6 × 10⁻23 सब्सटेंस टुगेदर, बोला था। जैसे एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम होता है, राइट, एल्युमिनियम का। इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपके पास शायद कि 27 ग्राम एक एल्युमिनियम एटम का तो मास नहीं है। एक एल्युमिनियम एटम का मास 27 ग्राम होता तो एक एटम लेके घूम रहे होते। अरे यस नो, ग्राम एटॉमिक मास एल्युमिनियम का 27 ग्राम बोलते हो, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। 6 × 10⁻23 एटम्स टुगेदर, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मोल में पढ़ाते हैं ये चीजें, है ना, मेरी बात समझ रहे हो। उसी तरह से आज के बाद इतना इन डेप्थ वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारे पास इक्विवेलेंट मास का, लेकिन इक्विवेलेंट मास का इस तरह से डेफिनेशन तो बता दोगे कि सर ने ये बोला था इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट कर जाए या 8 ग्राम O2 प्रोड्यूस कर सके किसी XYZ से रिएक्ट करके, या फिर किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम H2 से रिएक्ट कर जाए या फिर 1 ग्राम H2 गैस बना दे बाय रिएक्टिंग विथ समथिंग एल्स। उसी तरह से किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए या 35.5 ग्राम क्लोरीन बना दे। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 108 ग्राम सिल्वर से रिएक्ट कर जाए या 108 ग्राम सिल्वर बना दे। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, अगर ये सच में समझ में आ गया तो मैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। क्वेश्चन कैसा है देखो, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है ना, 4 ग्राम ऑफ मेटल है ना reacts with oxygen to give 6 gram of its metal oxide, है ना। Find equivalent mass of metal। देखिए डेफिनेशन कितना समझ में आया आपको। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो शायद ये न्यूमेरिकल बनेगा आपसे। करिए करिए, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना पड़ेगा बच्चे। देखो मेटल है प्लस O2 है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला तो नहीं दिया है, तो हमें मेटल ऑक्साइड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मेटल का कोवैलेंसी तो नहीं पता ना, मैं कितना बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। T इक्वल टू 0 पे ये 4 ग्राम है, ये मान लो x ग्राम है, ये 0 है। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे दोनों 0 0 कर दें, ये 6 ग्राम कर दें। अगर मेटल ऑक्साइड 6 ग्राम बना है और उसमें 4 ग्राम मेटल है, ये तो पता चल ही रहा है। 4 ग्राम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव 6 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे चाहो तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, 4 ग्राम मेटल रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन टू गिव 6 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड। तब तो और 100% क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब इस मेटल ऑक्साइड के 6 ग्राम में 4 ग्राम तो मेटल ही है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम क्या बोल सकते हैं, 4 ग्राम मेटल रिएक्ट कर रहा है 2 ग्राम O2 से। ये तो बोल सकते हैं ना। अब हम डेफिनेशन पे जाएंगे, उल्टा कर लो। 2 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम मेटल से, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा,
2 ग्राम मेटल से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? 16 ग्राम मेटल से, तो 16 इज द आंसर। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, किसी भी मेटल का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करे। हमें अगर ये पता चल चुका है कि ये जो है 4 ग्राम ये 2 ग्राम से रिएक्ट करके 6 ग्राम बना रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, 4 ग्राम 2 ग्राम से रिएक्ट करके 6 ग्राम बना रहा है। हमें ये अगर पता चल चुका है तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर 2 ग्राम जो है 4 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो इसका 8 ग्राम लेंगे तो इसका 16 लेना पड़ेगा। हो गया आंसर? बोलो आकांक्षा। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करे वही उसका इक्विवेलेंट मास ये है। इस पूरे क्वेश्चन से ये तो पता चला कि 4 ग्राम मेटल रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 6 ग्राम मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा? 4 ग्राम मेटल है, 6 ग्राम मेटल ऑक्साइड बन गया, तो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 ग्राम, मतलब इसका मतलब 4 ग्राम 2 ग्राम से रिएक्ट करता है। अब यूनिटरी मेथड लगाओ, सिंपल है बहुत। बोलिए, अब यूनिटरी मेथड लगाइए, बहुत कंफ्यूजिव नहीं है, क्लियर है? लिखो नेक्स्ट। फिर से एक्सप्लेन करूं मैं? आर्या बताओ, समझ में आया यूनिटरी मेथड? डेफिनेशन बस, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करे वही उसका इक्विवेलेंट मास है। लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए 5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड। हाँ, 5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट कंप्लीटली विथ एसिड लिख लेना, ज्यादा सही रहेगा। 5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट कंप्लीटली विथ एसिड टू प्रोड्यूस 56 ml of H2 gas, 56 ml of H2 gas at STP, 56 ml of H2 gas at STP. Calculate equivalent mass of metal, calculate equivalent mass of metal. देखें, ट्राई करो, डेफिनेशन समझ में आया तो हो सकता है आंसर ऐसा आ जाए। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है अभी, मेटल प्लस एसिड, राइट, क्या बन गया? H2। बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये पता है कि T इक्वल टू 0 पे कितना 5 ग्राम है, ये कुछ मेंशन नहीं है तो इसको एक्सेस में लेंगे, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचो। ये कितना बना? 56 ml एट STP, राइट। तो देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो मोल ऑफ गैस आ जाएगा 56 बाई 22400। वॉल्यूम एट STP इन ml में है तो नीचे 22.4 नहीं रखेंगे, ml में रखेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1/400 मोल ना। तो मास ऑफ H2 गैस क्या होगा? ये तो मोल है, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, तो ये हो गया 1/200 ग्राम, 1/200 ग्राम। बोलो, अब देखो, अब यूनिटरी मेथड से बन जाएगा 1/200 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ क्या? सॉरी, 1/200 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस बाय 5 ग्राम ऑफ मेटल। बोलिए, तो 1 ग्राम H2 के लिए कितना मेटल चाहिए? यूनिटरी मेथड से जाओ, 1000 ग्राम। ऑल्दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विवेलेंट मास यही हो गया बच्चे, आंसर क्या? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया है इसलिए ऐसा आ रहा है, ऐसे कोई मेटल ऐसा नहीं है जिसका मास 1000 ग्राम हो। पीरियोडिक टेबल में तो कोई ऐसा मेटल नहीं, समझ गए ना। लेकिन एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल दिया तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, आज 3rd लेक्चर है, उसमें कंटिन्यू करेंगे।